नमस्कार दोस्तों। शायद राहुल गांधी नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी करते क्या। अब स्थिति ये हो गई कि राहुल गांधी के खिलाफ पहले पनौती बोलने पर चुनाव आयोग पहुंच गए थे। चुनाव आयोग वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन बन चुका है, उससे उन्होंने नोटिस करा दी। और अब वो फिर एक बार से पहुंच गए चुनाव आयोग और क्या कहने लगे कि राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और वो राजस्थान की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं और उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो हुजूर, फिर वोट किस नाम से मांगा जाता है? नफरत के नाम पे। चुनाव आयोग जैसा करता है वैसे ही करता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा हो या उनके और तमाम सारे नेता और उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो टेलर कन्हैया लाल की हत्या के मामले पर उसका मीम और उसका कार्टून और सब कुछ शेयर करके वोट मांग रहे हैं। चाहे गौरव भाटिया जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और बीरेन भाटिया के बेटे हैं जो एक बड़े एडवोकेट थे, हालांकि वो भी दल बदल और सब कुछ वाले व्यक्ति हैं, उनका कोई पाला नहीं होता है। तो आज यह स्थिति क्यों है? क्योंकि साहब राहुल गांधी का डर समा गया है। राहुल गांधी के डर से वो बार बार उन्हें कैसे फंसाएं, कैसे करें। सब पनौती बोलने के बाद में आपने उनके यहां जो है ईडी से के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां जब्त करा ली। आपको गौरव गान करना चाहिए उस नेशनल हेराल्ड का, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना करके इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आपने क्या किया? आप ये करते हैं। आप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के ऐन वक्त पर बिल्कुल राजस्थान से सटे हुए मथुरा में, उस इलाके में एक हेमा मालिनी से नाट्य करवाते हैं, नाच गाने का वो प्रोग्राम कराते हैं, नाट्य आयोजित कराते हैं और उसमें उन्हें लाखों रुपए का पेमेंट भी करते हैं। और उसके बाद में जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो मीराबाई का रिश्ता राजस्थान, मथुरा और गुजरात से पूरा जो बताते हैं साहब, वो कहीं पर भी चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री है, वहां पर खड़े होके वो तमाम बातें कह सकते हैं। वो धर्म के नाम पर जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम करते हैं वो चुनाव आयोग को नहीं दिखता है। हम सब जानते हैं चुनाव आयोग ने अपनी जो गरिमा गिराई है, अब वो गरिमा उठाना आसान नहीं रह जाएगा। इसके बाद भी यदि बहुत सुधार होंगे तो भी शायद पता नहीं कभी कोई टीएन शेषन, कृष्णमूर्ति या कुरैशी साहब जैसा भी व्यक्ति नहीं आएगा, एमएस गिल जैसा व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन कम से कम इतना महसूस करता हूं कि एक कलेक्टर की भूमिका वाला तो कर दें, आप वो भी नहीं दिखाई देते हैं। तो यह हालत है और यह हालत यही होती। आज नरेंद्र मोदी ने जब 199 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है राजस्थान में, लोग बड़े अच्छे ढंग से वोट डालने जा रहे हैं। कन्हैया लाल के बेटों को जबरदस्ती एक ड्रामा बना करके वोट डालने के लिए लाया गया। उनसे कहलवाया गया कि उनके पिता का इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि साहब इंसाफ इसलिए नहीं मिला क्योंकि राज्य सरकार के पास तो उसकी जांच रही नहीं गई। उसकी जांच तो राजस्थान सरकार से छीन के एनआईए ने ले ली थी, तो इंसाफ कहां से मिलेगा? और फास्ट ट्रैक जो बनाना था वो भी सब
एनआईए की कोर्ट में ही होना था, चूंकि एनआईए ने केस को इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर कौन दोषी है। बहरहाल इन टेक्निकलिटी में फंस जाते हैं। हालांकि कॉमन व्यक्ति ये टेक्निकल चीजें नहीं जानता है तो कई बार भ्रमित हो जाता है। अब ये भ्रम के जरिए वोट पाना चाहते हैं, नफरत के जरिए पाना चाहते हैं, और ड्रामे मदारी के खेल दिखाने में नरेंद्र मोदी माहिर है, तो ये हम सब जानते हैं। वो एचएएल के कारखाने में पहुंच गए, वहां पर बनने वाले जहाजों, जिनका नाम एक लड़ाकू जहाज है जिसे तेजस कहते हैं, भारत में ही बनता है, उसमें बैठ के सवारी करके और फिर पायलट की वर्दी पहन के और न जाने क्या क्या करते हुए दिखाई दिए। तो साहब बड़ी हंसी आई कि पायलट की वर्दी पहन करके आप जिस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप एक महान योद्धा हैं, हुजूर उस एचएल में वो बना है जिसके नाम का आज आप श्रेय लेने गए हैं, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। उस सीएसआईओ और दूसरी जगह पर वो डेवलप हुआ है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यानी आपका कोई योगदान नहीं है। योगदान यहां पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आपका योगदान सिर्फ इतना है कि आप ड्रामा कर रहे थे और आप पायलट की वर्दी पहने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लड़ाकू विमान से गए थे, लेकिन जो अपने वस्त्र पहनते थे उन्हीं से गए थे। राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो खुद ही पायलट थे और एक बेहतरीन पायलट थे। तो साहब ये है, श्रीमती गांधी हो या और लाल बहादुर शास्त्री हो, किसी की भी बात कर ली, आप जब अपना बखान कर रहे हैं तो याद आता है पंडित नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री थे और इस देश के अंदर वो सब नींव रख रहे थे इन सबको बनाने की और सब करने की। तमाम युद्ध हुए और उन युद्धों में हमारे देश की कमजोर सेना ने, कमजोर इसलिए कह रहा हूं कि सेना के लोग कमजोर नहीं थे, संसाधन कमजोर थे, उन कमजोर संसाधनों से लड़ाई लड़ी और जीती थी। नेहरू श्रेय उन्हें देते थे। इसीलिए नेहरू ने इतने सारे ये इंस्टीट्यूशंस बनाए कि जिनके बूते तेजस जैसे तमाम सारी चीजें बनाई जा सकें, डेवलप की जा सकें, रिसर्च की जा सके, प्रयोगशालाएं हों। यह नेहरू की सोच थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन बनाई जिससे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, गोला बारूद खत्म हो जाए तो हम मुंह न ताकें। यह नेहरू की सोच थी। आपने तो कुछ बनाया नहीं, आपने बेचा है। कहीं पे 100% बेचा है, कहीं 50% बेचा है, कहीं पे कुछ परसेंट बेचा है। तो आप हर जगह धंधा करते हो और मदारी का खेल दिखाते हो, वही आप कर रहे हो। तो आज जब 199 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, जनता पूरे दिल से मतदान कर रही है और वो खुद कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर रही है, तो साहब परेशानी हो गई। राहुल गांधी ने तो चुनाव शुरू होने के पहले ही जातिगत जनगणना की बात कह दी थी। राहुल गांधी ने वायदा किया था और राहुल गांधी ने इन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र सभी जगह किया और कहा ये हम सब पूरे देश में करना चाहते हैं। यदि हमारी देश में सरकार आई तो हम इस पर काम करेंगे। लेकिन आप जहां चुनाव हो रहा है वहां तो कहते हो 450 का सिलेंडर दे देंगे, जहां नहीं हो रहा है वहां 1100 का दोगे। जहां चुनाव हो रहा है वहां कह रहे हो पेट्रोल हम इतने का दे देंगे, और जहां नहीं हो रहा है वहां ठग रहे हो। तो भैया लूट तो आप ही ने की है, तो लुटेरे ये बताते हैं। यही वजह है श्रीमती सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा और उन्होंने कांग्रेस की चेयरपर्सन की हैसियत से एक जो लेख लिखा पार्लियामेंट्री कमेटी की, उन्होंने लिखा कि कैसे 5 साल के अंदर मोदी सरकार 250 बिल जो पास किए
सदन में लाए, उनमें सिर्फ 44 बिल ऐसे थे जिन पर कमेटियों से और जनता से सहमति मांगी गई, आपत्तियां मांगी गई। शेष सारी मनमाने ढंग से कर दी गई। क्यों मनमाने ढंग से कर दी गई? क्योंकि शेष के जरिए आप चोरी कर रहे थे दूसरे और ड्रामे कर रहे थे। और जिनमें आपत्तियां मांगी गई उनमें भी जो वाजिब पर्याप्त टाइम होता है 3 महीने का, वो आपने नहीं दिया। तो यानी आपने इसी तरीके से किसान बिल भी लेके आए थे, किसानों के नाम पर भी आपने शोषण किया था। और क्या क्या किया, किसान लड़ाई लड़े 1.5 साल, लड़ने के बाद उनसे तमाम वायदे आपने किए थे और वायदे करके आपने माफी मांग के वापस कराया था आंदोलन। और फिर आज तक वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी तरीके से 2014 के चुनाव के पहले 2013 में सितंबर में आपने रैली की थी रेवाड़ी में, और पहला वायदा आपका था, वो पहली रैली थी जय जवान जय किसान के नारे के साथ, और उसमें आपने वायदा किया था कि पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। आज तक लागू नहीं। इसका नतीजा यह है कि तमाम सारे पूर्व सैनिक और अफसर जो है जा रहे थे दिल्ली में रैली में हिस्सा लेने, शंभू बॉर्डर पर आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने मिलकर उन्हें रोक दिया। और उनके साथ जो किया वो अपने आप में इस देश के लिए शर्मनाक है कि हम अपने पूर्व सैनिकों के साथ क्या करते हैं और कैसे करते हैं। आज हमारा देश तमाम साधन संपन्न है, परमाणु संपन्न है, और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके प्रयासों से हुआ। और इनके प्रयासों से इस स्थिति में हम आ गए थे कि हमारे पास कोई कमी नहीं। इसके बावजूद आज हम न चाइना को लाल आंख दिखा पाते हैं, न पाकिस्तान को जवाब दे पाते हैं। मालदीव जैसा देश हमें धमका देता है, नेपाल हमें धमका देता है, और साहब सौदेबाजी हम करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में जनता पूछती है आप किस बात के पायलट की या सैन्य पायलट की आप वर्दी पहन के क्या दिखाना चाहते? इस पर तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए कि आप इस तरह की हरकत करते हैं। तो इसीलिए तो सोनिया गांधी ने अपना लेख लिखा, और उस लेख में लिखा कि जो एडवाइजरी काउंसिल है बनाने का, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, इसकी शुरुआत 1938 में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस काउंसिल का काम था कि तमाम मुद्दों पर उस सरकार को लिखित सलाह दे जिन पर कुछ हो। तो कांग्रेस के शासनकाल में उस एडवाइजरी काउंसिल की प्रमुख की हैसियत से सोनिया गांधी थी, चुनी हुई सांसद थी, और उसमें चुने हुए लोग होते थे। आज जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें गैर चुने गए गैर जनता के प्रतिनिधि, और वो कोई सलाह ऐसी नहीं दे रहे हैं जिससे देश का भला हो। देश का अर्थतंत्र खराब कर दिया, देश का सुरक्षा और पूरी सब चीजें बर्बाद कर दी, देश भुखमरी में आ गया, कंगाली में आ गया, देश कर्ज में लद गया, नोट और मंदी और सब कुछ जैसी तमाम सारी चीजें हो गई। एडवाइजरी काउंसिल कहां थी? आज सही कहती हैं श्रीमती गांधी कि एडवाइजरी काउंसिल के जरिए पीएमओ और तमाम मंत्रालयों को आरएसएस चलाता है। ये आरएसएस के एजेंडे का हिस्सा है, और वो एजेंडा आप साध रहे हैं। तो साहब आप साधिए एजेंडा, लेकिन इस देश के लिए क्या करेंगे ये बताइए। इसीलिए आज देश भर के कर्मचारी उन क्षेत्रों में घूम रहे हैं जहां वोटिंग हो रही है,
और उनका यही कहना है कि राजस्थान और गहलोत की कांग्रेस की सरकार पहली सरकार है जिसने पुरानी पेंशन यानी ओपीएस देने की शुरुआत की थी। उस सरकार को वापस लौट के आना जरूरी है, नहीं तो संदेश गलत जाएगा। संदेश यह जाएगा कि हम झूठे हैं, इसलिए हमारा वोट तो कांग्रेस को, गहलोत को। ये सारी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को डरवा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई जगह एमएलए और जो पूर्व एमएलए हैं, प्रत्याशी हैं, वो बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के तमाम जगह झड़पें हुई, तमाम जगह बवाल हुए। और जो बवाल हुए हैं उनमें सभी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घटनाएं की, किसी अन्य ने नहीं। तो आप दंगा भी करोगे, फसाद भी करोगे और सब कुछ करोगे। हालात ये आप दलित के नाम पे वोट मांगोगे, और गुजरात में एक दलित जब एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के फैक्ट्री में काम करता है और काम करने के बाद अपनी सैलरी, अपना मेहनताना मांगता है, तो उसे जूता चटवाया जाता है, उसे मारा जाता है, उसके साथ न जाने कैसे कैसे कृत्य किए जाते हैं। और उसके बाद आप कहते हो कि आप दलित चिंतक हो, डॉक्टर अंबेडकर के बड़े वो हो, और संविधान और सबकी बात करते हो। तो ड्रामों की सरकार हो, मदारी प्रधानमंत्री हो, तो साहब क्या उम्मीद करेंगे? वो शख्स उम्मीद करता है कि राहुल गांधी पनौती ना बोले। हालांकि पनौती कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है, गाली नहीं है। पनौती शब्द सिर्फ एक कहावत से जुड़ा हुआ है। यह कोई गाली ना होने के कारण गलत भी नहीं है, फिर भी नोटिस भेजा जाता है। राहुल गांधी को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने पर नोटिस भेजा जाता है। अरे भाई, वो दे रहे हैं तो कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप तो सरकारी कर्मचारियों को इस काम के लिए लगाए हुए हो और उनके जरिए आप इस तरह से ड्रामे कर रहे हो। बहरहाल जनता समझ चुकी है कि मदारी कौन है और जननायक कौन है, और वो जननायक के साथ खड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जननायक की तरीके से उनके दर्द को समझा है, उनके बीच चला है, उनके लिए हर कुछ जो उन्हें जरूरी है करने की कोशिश करता है। वो जब जब जहां पर गया और जिन लोगों के लिए जो चीजें उसने देखी, उसके लिए उसने की। यही खूबी है कांग्रेस में और आप में। आप सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए करते हैं, अदानी अंबानी के लिए करते हैं, और अदानी को बचाने के लिए आप अपनी सरकार से लेके सबका दांव पर लगाते हैं, क्योंकि असली मालिक तो वही है और इसलिए आप परेशान। और जनता अब मदारी को सबक सिखा रही है। आज हर वोट जनता का वोट है, जो बता रहा है कि मदारी तो आखिर मदारी है। वो न चौकीदार है, न वो चाय वाला है, न वो देश का सेवक है, वो तो असल में लुटेरा। जय।